जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो से हम आगाज करने वाले हैं अपनी एक नई बुक यानी कि हायर मैथमेटिक्स के अंदर रियल एनालिसिस। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट्री सेट थ्योरी। ये टॉपिक जो है इस बुक का इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, यानी कि इसमें जो टॉपिक आएंगे वो हम 11th 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो जो छोटा बेसिक जिन लोगों को नहीं आता है, ये इस बुक की नींव है। ये जो टॉपिक है रियल एनालिसिस बुक की नींव है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना ताकि आपको छोटी जो जानकारी है वो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री सेट थ्योरी के अंदर जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है सेट्स एंड इट्स टाइप्स। तो ये वो जो चीज है जो हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी पूरी एक एक बारीकी जो है वो बताऊंगा ताकि जिन लोगों का बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है उन लोगों को हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट की कि ये सेट क्या होता है। तो इसकी मैं डिफाइन लिखता हूं, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। देखो, डिफाइन को पढ़िए और डिफाइन का जो है वो मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो आप समझते ही हो कि कोई भी चीजें हैं, कुछ भी चीजें हैं, उनका कलेक्शन, उनका क्या किया हमने, कलेक्शन। लेकिन यहां जो मेन वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो मेन वर्ड्स कौन से हैं? दो मेन वर्ड्स हैं। पहला मेन वर्ड है वेल डिफाइंड, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। दूसरा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, कि आप जो कलेक्शन कर रहे हो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का होना चाहिए। 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स सिमिलर नहीं होने चाहिए। इसकी मैं डिटेल बताऊंगा अभी। फिर वेल डिफाइंड क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब है नो एम्बिग्यूटी, confusion regarding inclusion or exclusion of objects। देखिए, इस वेल डिफाइंड वर्ड का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। कई लोगों को तो ये आता है और आप लोग समझ रहे होंगे कि ये टाइम वेस्टिंग है, लेकिन ये टाइम वेस्टिंग नहीं है। जिनको आता भी है उनके लिए भी कुछ नई बातें यहां से निकल के जरूर आएंगी। देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? नो एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन। एम्बिग्यूटी का हिंदी वर्ड मीनिंग होता है अस्पष्ट। एम्बिग्यूटी का हिंदी वर्ड मीनिंग है अस्पष्ट, यानी कि एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए मतलब अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट बात होनी चाहिए। कोई भी अगर स्टेटमेंट है वो हमें स्पष्ट पता चलनी चाहिए, डायरेक्ट पता चलनी चाहिए, यस या नो। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिगार्डिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी सेट के कलेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को हम डालें या ना डालें, इस चीज की स्पष्ट बात होनी चाहिए। इस चीज की कोई एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आपको ऐसे समझ नहीं आने वाला है, आपको समझ में आने वाला है एग्जाम्पल से। आपको क्या समझ में आने वाला है? एग्जाम्पल से। 2 एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ वोवल्स। अब आप जिन बच्चों ने छोटी से छोटी क्लासेस में थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पढ़ी होगी उनको यह जरूर पता होगा कि व्हाट आर वोवल्स, कि वोवल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर। तो अगर मैं इसको ए सेट से लिखूं तो ये मेरे पास रहेगा A E I O U।
है ना, ये वोवल है। तो हमें ये पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर 5 ही वोवल्स होते हैं, इसके अलावा वोवल्स नहीं होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, 5 ही वोवल्स होते हैं, इसके अलावा वोवल्स नहीं होते हैं। तो ए ई आई ओ यू ये 5 ही रहेंगे, इन पांचों के अलावा कोई छठा नहीं आ सकता है, यानी कि हम किसी को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। और इन पांचों में से किसी को एक्सक्लूजन यानी कि एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इन पांचों में से किसी को आप बाहर नहीं कर सकते। जब आप बात कर रहे हो कलेक्शन ऑफ वोवल्स की, तो ये पांचों ही आएंगे, पांचों में से 4 नहीं हो सकते और पांचों से 6 नहीं हो सकते, ये 5 हर हालत में आएंगे। ना तो इनमें से कोई मिस होना चाहिए, ना इनमें से कोई एक्स्ट्रा आना चाहिए। इसको इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को समझ गए होगे आप, वेल डिफाइंड को भी समझ गए होगे कि वेल डिफाइंड का एक मतलब क्या है कि कोई भी अगर आप कलेक्शन कर रहे हो उसके अंदर किसी चीज को इंक्लूड करना या किसी चीज को एक्सक्लूड करना, ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए। डायरेक्टली वन स्टेटमेंट से हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट को, उस एलिमेंट को हमें इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। ये आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। इसका एक एग्जांपल और लेता हूं, तो ये जो ए है इट इज कॉल्ड सेट। ए क्या है? सेट ऑफ वोवल्स। ए क्या है? कलेक्शन ऑफ वोवल्स कह दो चाहे सेट ऑफ वोवल्स, तो ये आपका सेट है। एक अब मैं एग्जांपल देता हूं, कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स। कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स, बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं अभी तो मैं, क्योंकि आगे चल के तो बहुत टिपिकल एग्जांपल आने वाले हैं, लेकिन यहां मैं इस बुक की नींव बना रहा हूं, रियल एनालिसिस की नींव बना रहा हूं। तो ये बहुत सिंपल सी बातें आपके सामने मैं रख रहा हूं कि कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स, इसका मतलब क्या है? देखो फेवरेट वर्ड क्या है, फेवरेट वर्ड का मतलब क्या है? देखो बुक्स की बात करो, चाहे क्रिकेटर्स की बात करो, चाहे एक्टर्स की बात करो, चाहे फिल्म्स की बात करो, जो भी फेवरेट होंगे वो फिक्स नहीं हो सकते हैं। देखिए सोच के देखिए, मेरी फेवरेट चीजें कुछ और होंगी, आप लोगों की फेवरेट चीजें कुछ और होंगी, आपके भाई बहनों की, आपके मदर फादर की, आपके फ्रेंड्स की, सबकी फेवरेट चीजें जो हैं वो अलग अलग होंगी। चाहे वो बुक्स की बात हो, चाहे वो किसी प्लेयर की बात हो, चाहे वो फिल्म्स की बात हो, चाहे वो टीवी सीरियल्स की बात हो, चाहे वो वेदर की बात हो, चाहे वो कपड़ों की बात हो। तो जो फेवरेट चीजें हैं, चाहे वो कलर्स की बात हो, फेवरेट चीजें सबकी अलग अलग होती हैं। तो आप कलेक्शन जब करते हो तो फेवरेट में आपको कंफर्म नहीं रहता है कि हम एक ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करें या ना करें, एक्सक्लूड करें या ना करें। तो कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स जो है वो सेट नहीं है, इज नॉट अ सेट, नॉट ए सेट, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स जो है वो सेट नहीं है। अब बात आती है, सेट तो आपको समझ में आ गया होगा, 2 एग्जाम्पल दे दिए मैंने, एक सेट है दूसरा सेट नहीं है। अब किसी सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? किसी सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जो सबसे ज्यादा पॉपुलर बातें हैं, देखो छोटी छोटी बातें हैं, ये हमने 11th क्लास में 12th क्लास में सीखी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको रिपीट कर रहा हूं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्म आती है सेट बिल्डर फॉर्म, इसके अलावा भी एक आता है, उसकी मैं बात नहीं करूंगा, बहुत सिंपल सी बात है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्म आती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? देखिए इसी को ले लेते हैं, सॉरी एक एग्जांपल इजी लेता हूं, मैंने लिया ए अगर है 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3 4 एस और सो ऑन, अगर लगातार ये चल रहा है, तो यहां ए सेट को मैं ये भी लिख सकता हूं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ये जो फॉर्म है ये आपकी क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या आपकी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। और ये आपकी दूसरी फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। लो जी मैंने दूसरी भी बता दी आपको, रोस्टर फॉर्म दूसरी भी बता दी। रोस्टर फॉर्म में तो हम सेट को बिल्कुल डिटेल से लिखते हैं, उसके हर एलिमेंट को खोल करके लिखा जाता है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर उस सेट के लिए एक फॉर्मूला बना लिया जाता है, एक रूल बना लिया जाता है, जिसमें हम सेट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और सेट को हमेशा इस कर्ली ब्रेसेस से ही लिखा जाता है। ध्यान रखना, यहां देखिए, ये देखिए सेट को हमेशा कर्ली ब्रेसेस से लिखा जाता है। यहां मैंने लिखा एक्स और ये जो रेशियो का साइन है इसको बोल दिया जाता है सच दैट, एक्स सच दैट
x बिलोंग्स टू n, यानी कि x क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, x जो है वो प्राकृत संख्याओं से बिलोंग करता है। तो ये जो एलिमेंट्स होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेट को दो फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम हर एलिमेंट को खोल खोल के लिखते हैं। दूसरी जो फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि उसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला सा बना लेते हैं, वो हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रसेल्स पैराडॉक्स की। सेट के अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन दी है रसेल नाम के मैथमेटिशियन ने, तो उसका नाम है रसेल्स पैराडॉक्स। इस डिफाइन के अंदर क्या बोला गया है, नो सेट belongs to itself, no set belongs to itself। अब इस बात को ध्यान से समझना है। वैसे तो आपको ये बात पता ही होगी, कई लोगों को ये नहीं पता होता कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी, ये दी है रसेल ने, तो इसको बोला जाता है रसेल पैराडॉक्स। तो नो सेट बिलोंग्स टू इटसेल्फ। अब इसको मैं थोड़ा सा खोल के बताता हूं कि इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां ले रहा हूं X is an object of a set A, X is an object of set A। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, we write X belongs to A। हम लिख सकते हैं X belongs to A, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं कि X अगर ऑब्जेक्ट है किसका, सेट A का ऑब्जेक्ट है, तो X किससे बिलोंग करेगा, A से बिलोंग करेगा। बट ये नहीं लिख सकते कि A बिलोंग्स टू A, ये नहीं लिख सकते, ये यहां ऐसे इसको क्रॉस करना पड़ेगा। आप सभी को पता ही होगा कि ये जो E का जो साइन है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो कोई भी सेट खुद के अंदर बिलोंग नहीं करता। बस ये छोटी सी बात किसने बताई थी, रसेल ने। क्या बात किसने बताई है, रसेल ने बताई है, इसको बोल दिया रसेल्स पैराडॉक्स। ध्यान रखना है, कोई एलिमेंट होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो ही बिलोंग करता है सेट के अंदर। कोई सेट खुद दूसरे सेट के अंदर या खुद सेट खुद के अंदर बिलोंग नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। तो पहला जो टाइप्स ऑफ सेट हम लेके चलते हैं वो है एम्प्टी सेट। पहला जो टाइप ऑफ सेट लिया मैंने वो लिया एम्प्टी सेट। अब ये एम्प्टी सेट क्या होता है, इसकी डिफाइन लिखता हूं, ए सेट विच हैव या विच कंटेन नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट, ठीक है ना। कोई ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट। इसके दो तीन और नाम है, इसको बोला जाता है नल सेट, इसको नल सेट भी बोला जाता है, इसको वॉइड सेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोला जाता है, वॉइड सेट भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है या तो फाई से, या तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, फाई से, या फिर इसको खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्प्टी सेट को या तो फाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये आपका एम्प्टी सेट है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं यहां पे, जो एम्प्टी सेट के बारे में शायद कुछ लोगों को नहीं पता। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेट की डिफाइन क्या है, तो आपको सभी को पता है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि सेट क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है, वो सेट क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड। लेकिन यहां एम्प्टी सेट की डिफाइन ये कह रही है कि जिस ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कई बार, इज एम्प्टी सेट इज वेल डिफाइंड। क्या एम्प्टी सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है? देखो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या वो वेल डिफाइंड है? अब मैं इस चीज को आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक कंटेनर है, आई हैव अ कंटेनर,
और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास कुछ मार्बल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये मार्बल्स हैं और ये पूरा भरा हुआ है मार्बल्स के साथ, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना। अब मैंने इन सभी मार्बल्स को इस कंटेनर से बाहर कर दिया, सभी मार्बल को इस कंटेनर से बाहर कर दिया। अब ये कंटेनर खाली है। अब ये कंटेनर क्या है? बिल्कुल खाली है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब ये कंटेनर मार्बल से भरा हुआ था तब भी क्या था? ये कंटेनर था। अब हम कंटेनर को समझ सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं वेल डिफाइंड से। तब भी ये कंटेनर क्या था? कंटेनर ही था। लेकिन जब इसके ऑब्जेक्ट्स सारे बाहर निकाल दिए, लेकिन ये एम्प्टी तो हो गया, लेकिन ये क्या है? कंटेनर तो अभी भी है ना, कंटेनर तो अभी भी है, तो इसको अब वेल डिफाइंड तो मानेंगे ही मानेंगे ना। खाली जरूर है, कंटेनर खाली जरूर है, लेकिन वो कंटेनर तो है, स्टिल इट इज कंटेनर, स्टिल इट इज कंटेनर। सेम सारा सीन एम्प्टी सेट के साथ है। पहले मान लीजिए कोई सेट था हमारे पास कोई सेट था 1 2 3 4 5, मान लीजिए ये था। अब इस सेट में से मैंने सारे एलिमेंट बाहर निकाल दिए, आउट कर दिए, सेट में से सारे एलिमेंट बाहर निकाल दिए। अब जो ये ए सेट होगा, क्या ये फाई नहीं होगा? क्या ये फाई नहीं होगा? ए सेट तो है, सेट तो अभी भी है, लेकिन ये अब खाली है। क्या है? ये अब खाली है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? एम्प्टी सेट बोल दिया, नल सेट बोल दिया, वॉइड सेट बोल दिया, ठीक है ना। लीजिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसेट की। क्या बात करेंगे? सबसेट की। सबसेट की सबसे पहले मैं डिफाइन लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं। इफ ए एंड बी आर टू sets, A and B are two sets, and every element of A, if every element of A exists in B, if every element of A exists in B, then A is called a subset of B. A is called a subset of B. डिफाइन आपके सामने लिख दी है, लेकिन इसका मीनिंग आपको समझना बहुत जरूरी है और ये आगे बहुत बार काम आएगा, थोड़ा ध्यान से समझिए। इफ A एंड B आर टू सेट्स, हमारे पास क्या है? A और B दो सेट्स हैं, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इन बी, ए कोई सेट है, इसके सभी के सभी एलिमेंट बी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तब जो ए है वो सबसेट होगा बी का। ए जो है वो किसका सबसेट होगा? बी का। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो मेरे पास सेट है 1 2 3 और मेरे पास सेट बी है दूसरा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब आप ये देख लीजिए कि 1 जो है ए का एलिमेंट है, लेकिन इसमें भी आ रहा है। 2 जो है वो ए का एलिमेंट है, लेकिन इसमें भी आ रहा है। 3 ए का एलिमेंट है, इसमें भी आ रहा है। तो इस कंडीशन से मैं ये लिख सकता हूं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो किसी सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको यहां बता दिया कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए सबसेट, हाउ टू रिप्रेजेंट द सबसेट। तो ए सबसेट ऑफ बी, इस चीज को रीड करेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझूं तो ए मेरे पास ये है, इसके अंदर ये 3 एलिमेंट हैं, ये मेरे पास ए सेट है और एक मैंने बड़ा सेट मान लिया बी, एक मैंने बड़ा सेट मान लिया बी जिसके अंदर ये एलिमेंट हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए 1 2 3 इसके अंदर आ रहा है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो बच्चे, मैंने लिखा 1 2 3, यहां 4 और 5 बाहर लिख दिया। तो जो ए पूरा का पूरा कंटेन करता है किसके अंदर? बी के अंदर। ए पूरा का पूरा कंटेन करता है किसके अंदर? बी के अंदर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी। यहां तो ये भी कंडीशन सही है, इसको सुपरसेट बोलते हैं, आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इस चीज को समझिए कि ए सबसेट कैसे है बी का, कि ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन समझा दिया, एक एग्जाम्पल आ गया, सबसेट का एग्जाम्पल आ गया। अब आपको ये बात वैसे सभी को पता है, लेकिन आपको फिर रिमाइंड करा देता हूं कि हमारे नंबर सिस्टम के अंदर सबसे छोटा सेट होता है नेचुरल नंबर, फिर आता है होल नंबर,
फिर क्या आता है, होल नंबर के बाद आता है इंटीजर। अब कई लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि इंटीजर को तो सर आई से नहीं जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटीजर को यहाँ मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसका एक रीजन है, अभी बताता हूँ 2 सेकंड में। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, आफ्टर दैट आएगा आपका रेशनल नंबर, ठीक है। आफ्टर दैट आएगा रेशनल नंबर, फिर आपका आएगा रियल नंबर, फिर आपका क्या आएगा, रियल नंबर, फिर रियल नंबर के बाद आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप यहां ध्यान से समझिए कि जो मैंने यहां z लिखा है, तो अगर मैं यहां इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए z लिख देता तो यहां z कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखता। तो इन दोनों को थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा है। ये इंटीजर है, आप लोगों को पता है, जिन लोगों ने मैथ्स 11 12 में ली है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि इंटीजर को z और i दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को तो सिर्फ और सिर्फ z से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल आ गया, और आगे इस चीज़ की काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंस है, हमारे सिलेबस के अंदर ये काफ़ी यूज़ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि सबसेट आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। इसकी भी पहले मैं डिफाइन लिख दूं आपको, फिर आपको समझ में अच्छा सा आ जाएगा। क्या लिखते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इन another set B। क्या लिखा मैंने, दोबारा रिपीट करता हूं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट A एग्जिस्ट इन another set of B and another set B and there exist at least one element in B which does not belongs to A। अब ध्यान से समझिए, जो ये मैंने लैंग्वेज लिखी है, इसको मैं अगर मैथमेटिकली लिखूं तो ये लिख रहा हूं कि एवरी सेट एलिमेंट ऑफ A एग्जिस्ट इन अनदर सेट B। देखो A के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसके अंदर एग्जिस्ट होते हैं, A के जितने एलिमेंट हैं वो किसके अंदर एग्जिस्ट होते हैं, B के अंदर। लेकिन एटलीस्ट B के अंदर वन एलिमेंट ऐसा होगा जो वो A के अंदर नहीं है। इसका मतलब B बड़ा है और A छोटा है। सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि B बड़ा है और A छोटा है। तो यहां मैं ये लिख सकता हूं कि A सबसेट ऑफ B, और यहां एक कंडीशन और लिख लेंगे, A नॉट इक्वल टू B। ठीक है ना, ये चाहे लिखो या ना लिखो, इस बात से ये बात क्लियर हो गई। देखो एक तो मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले ये चीज, एक मैंने लिखा ये। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। यहां आप इक्वल का साइन देख रहे हो, यहां देखो ऊपर वाली लाइन में इक्वल का देख रहे हो। इसका मतलब ये है A सबसेट है B का, लेकिन A और B इक्वल भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है A और B इक्वल भी हो सकते हैं। यहां यह है कि A कंटेन्स इन B, इस C का मतलब यह है, सबसेट के साइन का मतलब यह है A कंटेन्स इन B। A पूरा का पूरा B के अंदर कंटेन करता है, और इसका साथ साथ मीनिंग यह भी निकलता है कि A B के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो B है वो बड़ा है। तो यहां इस बात से ये लिखेंगे A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इस बात को हम लिखते हैं, अगर A पूरा का पूरा B के अंदर कंटेन करता है, A पूरा का पूरा B के अंदर कंटेन करता है और A छोटा है और B बड़ा है, तो इसका मतलब है A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। यहां एक बात और लिख सकते हैं, क्या कि B इज सुपरसेट ऑफ A। B क्या है, A का सुपरसेट है। B जो है वो A का सुपरसेट है। तो ये प्रॉपर सबसेट की जो कहानी है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। देखो दोस्तों, जो भी मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आपको अगर छोटे से छोटा भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को ध्यान में रखूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्लियर कर दूँ। ठीक है दोस्तों, नाउ वी विल टॉक अबाउट फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो पहले हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट बहुत ही सिंपल है, ये तो आप लोगों में से बहुत लोगों को ये पता भी होगा कि व्हाट इज फाइनाइट सेट।
ए सेट, इसके डिफाइन लिखते हैं, ए सेट कंसिस्टिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called finite set, is called finite set। बहुत ही सिंपल डिफाइन है और डिफाइन से सीधा सीधा समझ में आ रहा है। देखिए पढ़िए, ए सेट कंसिस्टिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, यानी कि काउंटेबल हो, ठीक है ना, काउंटेबल हो, इमेजिनेबल हो, समझ रहे हो बात, काउंटेबल हो या इमेजिनेबल हो, ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट हो, ठीक है ना, काउंट किया जा सके, उनको इमेजिन किया जा सके कि कितने एलिमेंट हैं, उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। इसका एक सीधा सा एग्जांपल दे देता हूं, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये इसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल और क्या लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, तो कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे दिया कि राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप उनको काउंट कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। अल्फाबेट इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26 होते हैं। तो ऐसे सेट जिनके अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट को इमेजिन कर सके, काउंट कर सके, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उनको बोला जाता है फाइनाइट सेट। इसके जस्ट अपोजिट हम दूसरा सेट यूज करते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो आपको यहां से समझ ही आ गया होगा, लेकिन मैं डिफाइन लिख रहा हूं ताकि आप साथ साथ नोट्स अगर बना रहे हैं तो उनको बना लीजिए। इनफाइनाइट सेट का मतलब है ए सेट कंसिस्टिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए सेट कंसिस्टिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। बस एक ही वर्ड का फर्क है, यहां फाइनाइट है, यहां इनफाइनाइट है, तो बात ही वही है। सेट के नाम पे भी यही डिफरेंस है कि यहां फाइनाइट था, यहां इनफाइनाइट है। एक सेट में जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, इसका एग्जांपल अगर हम लें तो इसके एग्जांपल में लिखेंगे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए आप सभी को पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से लेके लगातार कंटिन्यू चलते जाते हैं। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ये क्या है, इनफाइनाइट है। कितने नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं अभी तक कुछ के काउंट नहीं कर सकते कि लास्ट नेचुरल नंबर हमारा वो क्या होगा, ऐसा कुछ फिक्स्ड तो है नहीं। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ये क्या है, ये भी इनफाइनाइट है, ठीक है। इसका अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane, set of all points in a plane। अगर मैं एक प्लेन की बात करूं, जैसे ये प्लेन है, तो इस प्लेन के अंदर कितने पॉइंट हो सकते हैं। देखो प्लेन तो छोड़ो, मैं यही छोटा सा प्लेन लेता हूं और इसमें मैं यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट ड्रॉ कर सकता हूं, छोटे से छोटे, छोटे से छोटे, ठीक है ना। तो हम एक प्लेन के अंदर हाउ मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते कि कितने पॉइंट इसमें एग्जिस्ट करेंगे। तो ये आपका था इनफाइनाइट सेट। एक सेट की अगर हम और बात करें तो वो आता है हमारा पावर सेट। पावर सेट इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, पावर सेट इंपॉर्टेंट भी है। पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले ये देखिए इसकी डिफाइन क्या है। ए फैमिली consisting of all subsets of a set। ए फैमिली पढ़ लीजिए दोबारा, ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। देखो एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर किसी भी सेट के सारे सबसेट कंटेन हो जाए। ऑल सबसेट का मतलब क्या है, कोई सेट होगा उसके सभी सबसेट का एक कलेक्शन अगर हम कर लें तो उससे जो सेट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उससे जो फैमिली बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पावर सेट को डिनोट किससे किया जाता है। पावर सेट को डिनोट किया जाता है P ऑफ A से। पावर सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है
P ऑफ A से। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, अगर मेरे पास कोई सेट है 1 2 3, अगर मेरे पास कोई सेट है 1 2 3, तो सबसे पहले मैं इसके सबसेट्स निकाल लूं। सबसेट्स क्या बनेंगे? सबसेट्स पहले मैं 1 1 करके लूंगा, एक एक एलिमेंट करके। ये पहला सबसेट, सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे। ये दूसरा सबसेट, ये तीसरा सबसेट, ये सिंगलटन सेट हो गए सारे। इसके बाद मैं दो दो ले लेता हूं। मैंने लिया 1 2, फिर मैंने लिया 2 3, देन आई टेकन 3 1, फिर मैंने तीनों के तीनों एलिमेंट ले लिए 1 2 3, ठीक है ना। फिर मैंने तीनों के तीनों एलिमेंट ले लिए 1 2 3, और जो लास्ट में हमें लिखना होता है वो बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि लास्ट में हमें लिखना है 5। लास्ट में हमें क्या लिखना है? 5, क्योंकि जो 5 होता है इट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपको ध्यान होगी, अगर आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो किसी कंपटीशन की, तो 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। ये मैंने जो कलेक्शन कर लिया, इन कलेक्शन को अगर मैं ऐसे एक मंझला ब्रैकेट यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर दूं, ऐसे ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये सारे क्या बन गए? अब इस बड़े ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करने के बाद ये सारे बन गए एलिमेंट्स। ये सारे क्या बन गए? अब एलिमेंट्स। ये 1 सेट था पहले, सबसेट था पहले, अब ये 1 जो है इस बड़े सेट का क्या बन गया? एलिमेंट बन गया। 2 भी 3 भी ये सारे क्या बन गए? एलिमेंट बन गए। अब 5 जो है ये खुद एक एलिमेंट है। 5 जो है ये खुद क्या है? एक एलिमेंट। अब हम इसको सबसेट नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे पावर ऑफ ए। पावर ऑफ ए क्या बोलेंगे इसको? पावर ऑफ ए, पावर सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है कि पावर सेट क्या होता है? किसी सेट के जितने भी सबसेट बने उनको कलेक्ट कर लिया जाए, उनको एक फैमिली बना लिया जाए, तो उसको बोला जाता है पावर सेट। क्या बोला जाता है? पावर सेट। अब यहां आपको एक बात बता दूं, एक फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 रेज टू पावर n। कोई भी सेट दे दिया आपको, उसके कितने सबसेट आप बना सकते हो? कोई हमें सेट दे दिया, जैसे यही सेट दे लो 1 2 3, तो 1 2 3 एक सेट है, इसके अब कितने सबसेट बना सकते हो? तो दोस्तों यहां देखिए 2 की पावर n है, तो यहां लिख देंगे 2 की पावर 3। ये 3 कहां से आया? 1 2 3, कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो इसको यहां लिख दिया 2 की पावर 3 मतलब 8। तो आप यहां काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान रखना 2 की पावर n, यानी कि कितने सबसेट आप किसी सेट के बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, बाकी एलिमेंट्री सेट थ्योरी अभी काफ़ी चलेगी, तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक्स स्टूडेंट्स।